हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं HBSC सैम्पल पेपर ऑफ केमिस्ट्री जो 2022-23 के लिए आपके साइट पे जो सैम्पल पेपर डाले गए थे वो लेके आए हैं। उसका सी सेक्शन, जो उसका ए और बी सेक्शन है, वो हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं उसका सी सेक्शन। तो देखिए, चलते हैं अपने सी सेक्शन की ओर। तो देखिए, सी सेक्शन में 23वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहला ही आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बताया गया है इसके अंदर? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज है वो 18 ग्राम लिया गया है। C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है, यानी कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg जो है आपके पास यहाँ पे H2O लिया गया है। इन ए सॉस पैन एट वॉट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.03 बार, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो दिया गया है 1.013 बार, जो प्रेशर दिया गया है। एफ KB फॉर वाटर, यानी कि जो वाटर के लिए इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो 0.52 केल्विन kg पर मोल दिया गया है। तो देखिए, आपको निकालना है टेम्परेचर, निकालना है कि जो पानी है वो किस टेम्परेचर के ऊपर आके आपका बॉयल होगा। देखिए, इसके अंदर मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज दे रखी है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 18 ग्राम। क्या दे रखा है? 18 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। तो मोल्स ऑफ कितने हो जाएंगे? 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180, यानी कि 18 को डिवाइडेड कर देंगे हम 180 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका 18 तो इसका जो मोलर आपका जो मास है दिया गया है वो, और 180 इसका है मोलिक्यूलर मास। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? 0.1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1 मोल। ठीक है, आगे देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दिया गया है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्या है? देखिए, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो सोल्यूट अमाउंट के मोल्स के नंबर के बराबर हो जाएगी, यानी कि 0.11 जो आपकी kg है वो क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी आपकी? इसमें बता रखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 0.11, तो यही आपके पास है मोलरिटी हो जाएगी, यानी कि 0.1 kg पर मोल, सॉरी 0.1 मोल पर kg हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल, वाटर बॉयल के लिए कितना चाहिए अपने पास? देखिए, टेम्परेचर के लिए इब्यूलोस्कोपिक जो आपके पास डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि क्या है? KB इंटू M। देखिए, फॉर्मूला होने वाला है आपको टेम्परेचर निकालने के लिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। उसके अंदर देखिए, उसके अंदर दो चीज चाहिए आपको, KB और देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू चाहिए आपको KB इंटू M। M स्टैंड फॉर मोलरिटी। M क्या है आपका? मोलरिटी है। KB आपका मोलरिटी है, सॉरी इब्यूलोस्कोपिक है, जो कि वाटर के लिए दे रखा है आपके पास 0.52। मोलरिटी हमने निकाल ली है 0.1 मोल पर kg। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जो वाटर क्या आ जाएगा? 373.15 डिग्री केल्विन पर बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर जो पानी है वो किस पे बॉयल हो जाएगा? 273.15 प्लस में 0.52, यानी कि देखिए, इसके अंदर जो पानी हमारा 373.15 केल्विन के ऊपर बॉयल हो जाता है। यहाँ के ऊपर जो एलिवेशन है, क्या है? एलिवेशन, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना? 0.052 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? देखिए, यहाँ पे दे रखा है 373.2.0। देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 373.202 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा, जिसके ऊपर वाटर बॉयल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.15 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, यानी कि कितना समय लेगा इसका जो 5 ग्राम का जो सैंपल है वो 3 ग्राम का होने में। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास दो दिए गए हैं, दो मास है। एक A0 है, A0 5 ग्राम दिया गया है, A 3 ग्राम दिया गया है। जहां पर आपके पास रेट कांस्टेंट है तो 1.3। तो रिएक्शन जो आपका पहले ऑर्डर का है, तो आपके लिए T का लिए फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303/T log A0 बाई A। क्या हो जाएगा? log A0 बाई A 2.303। अब मैं अपॉन में मैं आपके पास जो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई में log 5/3 A0 अपॉन A0 आपके पास 5 है, A आपके पास 3 है। तो दोनों की जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.00
मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू में log 1.67, यानी कि इन इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास log 1.667 आ जाएगा। log 1.667 की मल्टीप्लाई क्या है आपके पास है 0.2219, यानी कि क्या है देखिए जो log आपके पास आया है 1.667, इसकी वैल्यू है आपके पास 0.221 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू है जिसकी आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं आपके पास है यहाँ से जो कैलकुलेशन आई थी जिसका आंसर था 2.00, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10⁻³ आ जाए। 10⁻³ इसके साथ है ही, ये जो माइनस का है ये जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस का हो जाएगा, इधर से कट जाएगा 2 पे। ठीक है इधर 2 पे कटेगा तो आपके पास 2.30 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू में 0.2219 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 443.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर आपका 444 सेकेंड्स के। ठीक है, तो ये आपके पास 3 नंबर का न्यूमेरिकल, बच्चों ध्यान रख लेना, ये जो न्यूमेरिकल आपको इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है ये 3 नंबर का है पूरा। कितने नंबर का है? पूरा 3 नंबर का, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसमें से आ रखा है ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडे का पहला लॉ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का? इट स्टेट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब आप किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रभाव में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के थ्रू जब आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उसके अंदर उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने वाला है। क्या है ये? फैराडे का फर्स्ट लॉ। भाई ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं। फिर आप क्या बता रहा है ये फैराडे का फर्स्ट लॉ? कि जब कोई भी क्या है, जब कोई भी रिएक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, देखो सिंपल सी भाषा में बताता हूं मैं तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जब किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई करी गई इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, क्या करवाओगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, उतनी ज्यादा रिएक्शन होने वाली है। समझ में आई? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताता है भाई? द मासेस ऑफ डिफरेंट आयंस, क्या है? masses of different ions liberated at electrodes when the same amount of electricity is passed through the different electrolytes are directly proportional to their chemical equivalent weight। कहने का मतलब क्या है? कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, क्या है? दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हैं, उनके अंदर हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक तो रिएक्शन इस बीकर में हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, इसमें से एक तो ये हो गया, एक दूसरा है, दूसरे में भी ऐसी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड अलग अलग है। क्या है? इलेक्ट्रोड अलग अलग है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आप सेम प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो सेम प्रोवाइड कर रहे हो। तब जो इलेक्ट्रोलाइट्स पर, इन इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा यहाँ पे, इनके ऊपर यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होने वाला है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके? इन जो इसके अंदर जो मटेरियल है, जो एलिमेंट्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज किए गए हैं, आपने क्या यूज करा है? इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया है उसके इक्विवेलेंट वेट के, किसके? उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होने वाला है। बच्चों ध्यान रख लेना, ठीक है। दो लॉ है, सिंपल से हैं बिल्कुल। पहले में क्या कहता है कि जितने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा क्या कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आप अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर आपके पास क्या होने वाला है? उसके अंदर जो मास जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के। किसके हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके पास क्वेश्चन आया है। क्या है? रूट्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तीन रिएक्शन बेटा। नेम रिएक्शन पक्का करके जाना पेपर में, ध्यान रख लेना। अगर नंबर चाहिए तो नेम रिएक्शन 100% करके जाना। जितनी भी आपकी नेम रिएक्शंस हैं वो जरूर करके जाने हैं आपने, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये 3 या 4 नंबर में, 1 नंबर में अगर
अगर एग्जामिनर के दिमाग में कुछ उल्टा आ गया ना तो वो 5 नंबर की रिएक्शंस भी दे सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 5 नंबर की 5 रिएक्शन, 1 नंबर की 1, और रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको उसको डिफाइन करना है, प्लस में उसकी रिएक्शन करके दिखानी है, बस फालतू कुछ नहीं करना। उसके अंदर क्या करना है, आपको डिफाइन करना है और उसकी रिएक्शन करके बतानी है बस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, रूट्स रिएक्शन बताते हैं भाई। रूट्स रिएक्शन क्या है? इन रूट्स रिएक्शन सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विद 2 एल्काइल हैलाइड, यानी कि क्या है, सोडियम जो मेटल है आपका वो 2 एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑफ ड्राई ईथर इन ऑर्डर टू फॉर्म हायर एल्केन। यानी कि क्या है, जब हम किसी भी सोडियम मेटल को, क्या है, किसी भी सोडियम मेटल को 2 एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ है, 2 एल्काइल हैलाइड, यानी कि देखिए आपके पास रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम प्लस एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो आपके पास क्या बन के आएगा, हाइयर एल्केन, यानी कि यहां से देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये निकल आएगा अलग से, क्या निकल आएगा, ये जो है ना आपके पास सोडियम हैलाइड अलग निकल आएगा, प्लस में आर, यानी कि हाइयर एल्केन। जितने आपने एल्केन यूज करी थी उसका डबल कार्बन का आपके पास क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगा, उसका डबल कार्बन का एल्केन मिलेगा। समझ में आई बात? देखिए इसके अंदर फिर से बता रहा हूं मैं तुम्हें क्या है देखो इसके अंदर फिर से बताता हूं मैं तुम्हें क्या है, ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला, ये अलग निकल जाता है, और ये दोनों मिल के आपके साथ अपने साथ और क्या बना लेंगे, आपका हाइयर एल्केन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, हाइयर एल्केन, ठीक है। सेकंड रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या भाई, अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, क्या है, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, ए डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि जब हम किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, देखो बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व करते हैं, एक्वस मिनरल एसिड, यानी कि कोई भी आपके पास मिनरल एसिड है, क्या है, मिनरल एसिड है, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, यानी कि उसको हम सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कराते हैं, क्या करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करवाते हैं, और आपके पास क्या बनता है वहां पे, डाइएजोनियम साल्ट बन के आता है, क्या बन के आता है, डाइएजोनियम साल्ट। यानी कि देखिए किसी भी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को जब हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्वस मिनरल साल्ट, यानी कि एक्वस मिनरल कहने का मतलब क्या है, NaOH, ये एक्वस मिनरल सॉल्ट क्या है, सॉरी एक्वस मिनरल सॉल्ट नहीं है, मिनरल एसिड, एक्वस मिनरल एसिड, सॉरी ये बेस है, एसिड नहीं है, ठीक है। एक्वस मिनरल, कोई भी एक्वस मिनरल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, NaNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाइएजोनियम साल्ट बन जाएगा, वहां पे क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है, ये रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज जनरली यूज्ड टू गेट एल्काइल फ्लोराइड, यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन किस लिए यूज की जाती है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से जब हमें एल्काइल क्या निकालना हो, एल्काइल फ्लोराइड निकालना हो, तो ये कैसे करते हैं, हीटिंग, बाय हीटिंग द एल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लोराइड ऑफ सम हैवी मेटल, यानी कि किसी भी हैवी मेटल की फ्लोराइड के साथ जब हम किसी भी क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम क्या करा देते हैं, हीट करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हीट करा देते हैं, तो बच्चों हमारे पास फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, यानी कि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे CH3Cl प्लस, यहाँ पे हम AgF या HgF यानी कि मर्क्यूरस फ्लोराइड, क्या है भाई, मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब हम इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आता है, CH3F प्लस AgCl या फिर HgCl, ये बन के आता है भाई, क्या बन के आता है, AgCl या HgCl, समझ में आई, ठीक है। अगला देखो बच्चों क्या है, What is a lanthanide contraction? What are the consequences of lanthanide contraction? यानी कि lanthanide contraction क्या है contraction क्या है और उसके consequences यानी कि उसके परिणाम क्या है। देखिए, the steady decrease in the size of atom and ions of the rare earth element with increasing atomic number from lanthanum to through lutetium। यानी कि देखिए इसके अंदर क्या है भाई, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो द रेयर अर्थ एलिमेंट है हमारे पास जिसमें एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71, यानी कि एटॉमिक नंबर 57 से
71 की तरफ जब हम जाते हैं तो इंक्रीजिंग क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक नंबर के साथ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ क्या हो जाता है, इसके अंदर एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो हो डिक्रीज होने लग जाता है। क्या है, साइज डिक्रीज होने लग जाता है। इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है भाई, देखो पहला है एटॉमिक साइज, यानी कि इसके अंदर से क्या होता है, एटॉमिक साइज का पता चल जाता है। देखो द साइज ऑफ एटम ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज क्लोजली द सेम एज दैट ऑफ एटम ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि हम क्या है भाई जो फर्स्ट और सेकंड, सॉरी सेकंड और थर्ड, क्या है भाई, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये देखिए थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एटम्स के साइज हैं वो लगभग सेम है। क्या है, लगभग सेम है। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाफनियम, यानी कि क्या है भाई, हमारे पास जो जिरकोनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस हाफनियम का ही है। ये किसके फलस्वरूप है, इसका क्या, ये किसका परिणाम है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम है बच्चों। किसका परिणाम है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। समझ में आई बात। चलिए अगला देखिए एग्जांपल बता रखा है इसने, एनबी और टीए, यानी कि जो हमारे पास जो मटेरियल है, दो एलिमेंट है सॉरी, उनके बीच में क्या है, एलबी एनबी का एटॉमिक रेडियस और टीए का, ये भी एक एग्जांपल है। आप इसको छोड़िए, इसकी जगह पे क्या कीजिए, आप सिर्फ ये जिरकोनियम और हाफनियम वाला कर लेना, काफी है, एक एग्जांपल बहुत होता है। डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, यानी कि क्या है, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन, यानी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम उनके अंदर जो आपके सेपरेशन है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मुश्किल है वो हमें सामना करना पड़ता है। देखिए एज देयर इज ओनली 1 मिनट चेंज इन द आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, दिस मेक्स द सेपरेशन वेरी डिफिकल्ट, यानी कि उनका जो आयनिक रेडियाई है ना, आयनिक रेडियाई के अंदर जो चेंज होता है वो केवल 1 मिनट के लिए होता है। क्या होता है, एक ही मिनट के, 1 मिनट यानी कि उससे भी बहुत ज्यादा कम, जिसके कारण जिसके कारण एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, और इसीलिए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, इसीलिए उनका जो सेपरेशन है बच्चों वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका सेपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 28 का, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द एल्कोहल, एक्सप्लेन कीजिए कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल से एसिडिक ज्यादा क्यों है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ पेंटॉक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस, यानी कि जो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर देखो, फिनॉल में बता देता हूँ फिनॉल कौन सा है। देखिए ये जो है ये आपका फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, और अल्कोहल कौन सा है, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ पेंटॉक्साइड आयन, यानी कि रेजोनेंस शो करता है आपका, क्या शो करता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करने के कारण इसके अंदर जो OH ग्रुप है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ाने के कारण, और जो पेंटॉक्साइड आयन है उसको स्टेबिलिटी कर देता है, उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। एंड वाइल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिनॉल जो है एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से। इसका रीजन क्या है बच्चों, देखिए कि जो फिनॉल होता है वो रेजोनेंस शो करता है, क्या शो करता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करने के कारण उसके अंदर क्या होता है, पेंटॉक्साइड आयन बनता है। क्या आयन बनता है, पेंटॉक्साइड आयन, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एसिड पेंटॉक्साइड आयन। लेकिन जो आपके पास अल्कोहल होती है, क्या होती है, अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो उसकी डिक्रीज कर देता है एसिडिटी को। ठीक है, जिसके कारण जो पेंटॉक्साइड आयन है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के लिए आपके पास कोई भी एक मेथड बताना है। तो मेथड सिंपल सा है, हिंसबर्ग टेस्ट है अपने पास। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर क्या है, किसी भी आप प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को आप क्या करते हो, जब आप रिएक्शन करवाते हो किसकी, उसके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो वो अलग अलग आपके पास प्रोडक्ट देता है। तो पहला जब आप उसको रिएक्शन करवाते हो, तो पहले रिएक्शन जब आप करवाते हो उसके साथ, तो आपके पास बनता है एन एल्काइल बेंजाइल सल्फोनाइल अमाइड, जो कि एल्काइल एल्कली में सोल्यूबल होता है। क्या है, फिर से ध्यान से देखो,
जब आप किसी भी प्राइमरी अमाइन को, क्या है, किसी भी प्राइमरी अमाइन को जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनाता है, एन एल्काइल बेंजीन, क्या बनाता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड बनाता है, क्या बनाता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड विच इज सोल्यूबल इन एल्कली, विच इज सोल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, आई बात समझ में, ये है। दूसरा देखिए, सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या है भाई, सेकेंडरी अमाइन जो आपका है वो क्या कराता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आपके पास सल्फोनामाइड बनाता है, क्या बनाता है, सल्फोनामाइड। ठीक है, विच इज सोल्यूबल इन एल्कली, विच इज इनसोल्यूबल इन एल्कली, क्या है, विच इज इनसोल्यूबल इन एल्कली, जो कि आपके पास एल्कली में इनसोल्यूबल है। ठीक है और तीसरा क्या है, तीसरा जो टर्सरी अमाइन है वो रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर क्या होते हैं। फेशियल आइसोमर वो होता है जब कोई भी तीन आइडेंटिकल लीजेंड, क्या है, तीन आइडेंटिकल लीजेंड एक ऑक्टाहेड्रन के एक फेस पे हो, क्या है, किसी भी ऑक्टाहेड्रन के सिंगल फेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो जो आइसोमर बनता है वो फेशियल या फैक आइसोमर बनता है। फेस आइसोमर, एनी टू आइडेंटिकल लीजेंड, क्या है, एनी टू आइडेंटिकल लीजेंड आर एडजेसेंट यानी कि एक दूसरे के बराबर में या एक दूसरे के सामने हो तो जो आइसोमर बनता है वो फेस आइसोमर बनता है। अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में साथ में किसके, मेटल आयन के, क्या है, मेटल आयन, और तीनों के तीनों आपके पास लीजेंड एक ही प्लेन में हो तो क्या बन जाता है, मेरिडोनियल और मर आइसोमर बन जाता है, क्या बन जाता है, मेरिडोनियल और मर। तो ये थे आपके पास सेक्शन सी के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन डी। आज हमने अपना सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपके पास लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सारे। कितने आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सैम्पल पेपर हमारा जो लगभग पूरा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।